स्मृति के रंग में होली। सफर में ऐसे कई मरहले भी आते हैं, हर एक मोड़ पे कुछ लोग छूट जाते हैं। आबिद अदीब। उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वक्त के हाथों से न जाने कितने लम्हे चुपके से उड़ जाते हैं और इसका इल्म भी नहीं होता। बची खुची स्मृतियां गुजरते लम्हों के साथ उभरती हैं और अतीत की ओर वृत्तियों का एक कोलाज बनाती चली जाती हैं। ये कोलाज रह रहकर स्मृति में कौंधते हुए अतीत की दस्तक दे जाता है और यही दस्तक अलग अनुभूति या यूं कहें परिकल्पनाओं में बदल उभरती और डूबती रहती है, रह रहकर कुछ कुछ गढ़ती रहती है। मन एक अजायब घर है जहां स्मृतियां अलग अलग रूप में पनाह लेती हैं और रात्रि के एकांत में अर्ध चैतन्य से बाहर निकलकर चेतना के मनोभाव पर नृत्य करने लगती हैं और कभी कभी सुबह के सपनों में ढल जाती हैं। कुछ स्मृतियां सदैव चुप स्थिर रहती हैं, पर कहीं भी कभी भी असमय टीस देकर जहन में कौंध जाती हैं और फिर अंततः संस्मरण का हिस्सा बन जाती हैं। चूंकि बचपन की स्मृतियों में सबसे ज्यादा रंग समाहित रहते हैं, इसलिए लखीसराय से ही मेरी स्मृतियों के अधिकतर तार जुड़े हुए हैं। ये तार बार बार झनकृत होकर फुहार की शक्ल में स्मृति पटल को अनवरत सींचते रहते हैं। इन्हीं स्मृतियों में उगे फूल सबसे खुशबूदार और खूबसूरत होते हैं। उन दिनों एक झूम थी मन के भीतर जिसमें हम डोलते रहते थे। मेरे भीतर कभी एकांत का प्रेम उमड़ता, कभी किसी के साथ का। एकांत से प्रेम करते हुए उसका अनुवाद भीतर गुनता, एकांत मनमोहक लगता, जैसे लालटेन के सामने अपनी शक्ल उतार कर रख देना और अपने ही चेहरे पर उभरती बूंदों के खेल महसूस करते हुए देखना और अगले ही पल में क्रिकेट दल का मुखिया बन जाना। भीतर होशपन और अनाड़ीपन दोनों ने बराबर की जगह बनाई हुई थी। कंपार्टमेंट में यूं जीना अब भी आदत है मेरी और ऐसा करते हुए जीवन के इन ढर्रों में घालमेल न हो पाए, यही प्रार्थना करता रहता हूं। एक डर सा बना रहता है मेरे भीतर कि वो दो चार चेहरे गलती से आपस में एक दूसरे को पहचान न लें। कुछ लोग बेहद करीब होते हैं जिन्हें दोस्त कहा जाता है, जो आपको और आपके हर रूप को बखूबी पहचानते हैं, जानते हैं और उसी बहुरूप में आपको स्वीकार भी करते हैं। तो आइए इसी में से एक रूप का संस्मरण आज आपसे साझा करता हूं। जीवन के हर पड़ाव पर दोस्तों की महफिलें सजती रही हैं, लेकिन बचपन की दोस्ती इतनी खास और खालिस होती है कि कभी कभी तो खून के रिश्तों पर भी भारी पड़ जाती है। बचपन का साझापन छोटी छोटी ख्वाहिशों को दबाव मुक्त रखता है, लेकिन उम्र के साथ सपनों का भार बढ़ता जाता है। बचपन में जरूरत या अभाव का बोध सपनीले साझेपन में बढ़ जाता है। खासकर जब जेब चिंदी चिंदी फटी हो तो दोस्ती का परवान और सिर चढ़कर उफान भरता है। हमारे पास भी दोस्तों की एक टोली हुआ करती थी और उस टोली का सिरमौर रहा मैं। कोमल मन के ताली पीटकों के बीच घिरा मैं, जिसे चुना नहीं गया बल्कि अपनाया गया। प्रशांत मेरे सारे दोस्तों से बिल्कुल हटकर था। 7वीं और 8वीं कक्षा में हम जिंदगी की सबसे लंबी उड़ान की बातें करते और उस उड़ान में भी हम पायलट और सह पायलट जैसे होते। हम उड़ते हुए सपने एक साथ एक जैसे ही देखते। पढ़ाई लिखाई से लेकर धमा चौकड़ी तक में हम साथ ही रहते। वो हमारी कॉलोनी के अंतिम छोर पर रहता था, जहां पर कॉलोनी को पानी सप्लाई करने वाला बोरिंग पंप लगा हुआ था। बोरिंग की सप्लाई पाइप का एक सिरा उसके घर के पास ही खुला हुआ था, जिसकी पानी की मोटी तीव्र धार बहती थी। पास में ही सीमेंट का एक हौज भी बना हुआ था। हम दोनों स्कूल से लौटकर अक्सर उसी चहबच्चे में नहाते। नहाने का वो अवर्णनीय सुख बचपन का हासिल रहा और उस चहबच्चे में उछलते कूदते रहने जैसा सुख किसी वाटर पार्क या किसी स्विमिंग पूल में कभी नहीं मिला। धीरे धीरे इस संग साथ के कारण मित्रता घनिष्ठता में बदलती गई। इस दोस्ती में दुनिया को जीतने के सपने और एक दूसरे के प्रति आंख मूंद कर विश्वास करने की निश्चलता थी। मैं मां से जिद करके उसकी पसंद का टिफिन बनवाता और वो भी मेरा यूं ही ख्याल रखता।
हम दिन रात की परवाह किए बगैर घंटों मेड़ पर या छत से आसमान ताकते हुए बिता देते। एक पागलपन था इस दोस्ती में जो हमें हर पल साथ जोड़े हुए रखता, मानो एक पतंग में दो थपके की डोर लगी हो। हम हमेशा साथ उड़ना चाहते थे, साथ में आसमान छूना और चूमना चाहते थे। पतंग दो डोर से उड़ाना प्रकृति के संतुलन के उसूलों के खिलाफ है, पर हम इस मुखालिफत से घबराने वाले भी नहीं थे। हम दोनों के घर के बीच लगभग आधे किलोमीटर का फासला था और हम इस दूरी का इस्तेमाल एक दूसरे के बीच पनपती प्रगाढ़ता को मापने के लिए इम्तिहान के रूप में करते। सिर फिरे लोगों की दोस्ती में प्रेम की प्रगाढ़ता और परवान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई बार तो हम रात में साथ ही पढ़ते और देर रात उसके घर पढ़ते पढ़ते अचानक वो मुझसे कहता, जाओ अपनी वो काली फाउंटेन पेन लेकर आओ। 2 बजे रात और सुबह के पहले के पहर के बीच अपने प्रेम का सबूत देने के वास्ते मैं डरावनी रात में भी दौड़ता हुआ अपना सबसे चहेता पेन खिड़की के रास्ते घर में घुसकर उसके लिए लेकर आता। मैं हाँफता हुआ लौटता और वो मुझे गले लगाकर कहता, रख ले अपनी कलम, मुझे तो बस तुझे और तेरी दोस्ती को देखना था, परखना था कि मेरा दोस्त मुझे कितना मानता है। अक्सर वो ऐसे अजीबोगरीब इम्तिहान लेता रहता। कभी कहता, वो जो सबसे ऊंची पुनगी पर अमरूद दिख रहा है वही मुझे चाहिए। पोखर किनारे टहलते टहलते अचानक कहता, मुझे बीचों बीच खिला हुआ कमल चाहिए और उसकी मिट्टी भी। मैं उसके लिए गए इम्तिहान और दी गई चुनौतियों को हृदय से स्वीकार करता, सरलता और प्रेम से निभाता भी और इसी में अपनी खुशी भी समझता। मेरा हर इम्तिहान में अव्वल आना उसके लिए एक शगल बन गया था। मेरी ओर से दोस्ती में कोई भी समझौता नहीं था। बहुत ही सहजता से मैं इस सच्ची दोस्ती के नशे में डूबा हुआ था। चूंकि मैं पूरी मंडली का सिरमौर था, सो प्रशांत को हमेशा लगता मुझे कोई उससे छीन लेगा। उसकी व्याकुलता, उसकी इनसिक्योरिटी थी, जिसे सांत्वना देने के लिए वो इस तरह के इम्तिहान का मुझे हिस्सा बनाता रहता। इस बीच दोस्त और दोस्ती की सिम्फनी में कहीं कुछ बेसुरा हुआ जा रहा था, जो मुझे साफ पानी में गिरे हुए बाल की तरह अखर रहा था। होली आने वाली ही थी। उन दिनों हम सभी बच्चे होली की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देते थे। लालटेन की कालिक को सलीके से सहेज कर महीनों से जमा कर उसमें केरोसिन तेल मिलाया जाता था। लालटेन की कालिक घट जाने पर अखबार जलाकर उसे भी मसला जाता था और फिर तेल के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता था। सिंदूर के पेड़ की डली से बीज निकालकर हम रंग बनाते। बारीक मिट्टी गोबर का भी बढ़िया मिश्रण तैयार होता। सरसों तेल के खाली कनस्तर ड्रम बन जाते। फटी चप्पलों की माला बनती। गुब्बारों में रंग के गोले बनाकर पूरा थैला भर दिया जाता। भांग की खरीद उस उम्र में भी होती और इन सब तैयारियों के बीच होली आ जाती। इस बार होली 8वीं कक्षा की परीक्षा के बाद आई थी। मुझे सबसे पहले प्रशांत को रंग लगाना था। हालांकि ये भी उसके इम्तिहान का ही हिस्सा था। मैं सुबह ही घर से निकल गया ताकि कोई और मुझे रंग न लगा सके, पर होली में कायदे कानून और सलीके से कुछ भी नहीं होता। मुझे रास्ते में ही 10 घरों में रंगा गया। पूरे शरीर पर कालिक पोती गई। कीचड़ के चाहे बच्चों में डुबकी ही नहीं लगानी पड़ी, बल्कि कीचड़ में लौटना भी पड़ा और न चाहते हुए भी अपने घर के एक छोर से प्रशांत के घर के दूसरे छोर तक जाने में 3 घंटे लग गए। पहुंचकर देखा कि वो अपने आप को सबसे बचाए दुबक कर बैठा था ताकि सिर्फ और सिर्फ मैं ही उसे पहले रंग सकूं। मैं जब पहुंचा तो मेरे साथ मेरी मंडली रास्ते में जुड़ती चली गई थी। उस मंडली को मेरे साथ देखते ही वो जड़ हो गया। वो स्तब्ध था और मूर्तिवत जड़ होकर मुझे बस निस्तब्ध ताकता रहा। हमें और मंडली को इस बात की परवाह न थी, न ही उसकी मनस्थिति से हम अवगत होने की स्थिति में थे। सो हमने मिलकर उसे रंग में सराबोर कर दिया। रंगते हुए जिस तरह की ज्यादतियां की जाती हैं सब की गईं। हम सब पर होली का रंग पूरी तरह चढ़ चुका था। प्रशांत ने कटी पतंग की तरह अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया था, जैसे उसका शरीर पानी का हो, जिधर ढाल है उस तरफ बह जाने जैसा, लगभग निष्प्राण, बेजान। हम सब ने प्रशांत को उठाकर पानी के चहबच्चे में पटक दिया। होली का रंग ऊपर से भांग का असर भीतर से सभी इंद्रियों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अब मैं अपने झुंड के असली नेता की भूमिका में आ चुका था। चहबच्चे की दीवार पर मैं उछलकर बैठ गया और दूसरे किनारे पर प्रशांत बुझी आंखों से बस निहारता जा रहा था। नशे में धुत मेरी आंखें
आज उसकी बुझती आंखों को समझने से इनकार कर रही थी। पहले तो उचक्कर मैंने उसके गाल को चूमा। वो स्तब्ध आश्चर्यचकित आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहा था कि मुझे आज हुआ क्या है। मैंने माइक पकड़ने के अंदाज में बोलना शुरू किया। आई लव यू प्रशांत, पर अब मैं तुम्हारी आदतों से तंग आ चुका हूं। तुम जितनी बार मेरा इम्तिहान लेते हो मेरी दोस्ती की एक डोर टूट जाती है। हालांकि हमारी दोस्ती डोर से नहीं रस्सी से बंधी है, पर वो रस्सी भी तो कई डोरों को जोड़कर बनी है। धीरे धीरे डोर टूट रही है और हमारा बंधन कमजोर हो चला है। मैं तुम्हारे लिए इम्तिहानों से थक चुका हूं। मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। हर रिश्ते की अपनी एक सीमा है, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मरते दम तक करूंगा, जब तक इस शरीर में प्राण है। पर ये तुम्हारे द्वारा लिए जाने वाले इम्तिहान मेरा गला घोंट रहे हैं और मैं इस घुटन में आखिरी सांसें लेता महसूस कर रहा हूं मेरे भाई। मैं एक सुर में धारा प्रवाह बस बोले जा रहा था। मुझे खुद भी याद नहीं कि इसके आगे मैंने क्या क्या और कहा होगा। मुझे उस वक्त भांग की खुमारी में कुछ भी नहीं दिख रहा था, न पास बैठी मंडली, न पानी की मोटी धार, और न ही प्रशांत के काले रंगे चेहरे पर टंगी अब तक सूज गई अपलक नैनों से लगातार बहती हुई अश्रुधार। मेरी भी उम्र उस समय मनस्थिति के समझने लायक नहीं थी। अपने एक सांस में कहे लंबे भाषण के बाद मुझ पर बेहोशी छा गई और मैं उसी पानी के छोटे से टैंक में धीरे से लेट गया। शरीर पानी में स्थिर हो गया। आंखों के सामने सिर्फ अंधकार प्रतीत हो रहा था। कभी कभी अंधकार में भी काली चीजें दिखती हैं, और ठीक उसी तरह मुझे दिखी पानी के भीतर प्रशांत की काली शक्ल, और उस काली शक्ल के ऊपरी मध्य में टिमटिमाती चमकती आंखें जिनसे अविरल धार बहे जा रही थी। मेरा भारी मन अपना सिर पानी के बाहर निकालने का भरसक प्रयत्न करता है और देखता है सारे दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं और प्रशांत कहीं नहीं दिखता। मेरा सिर भारी हो चला था, लेकिन मेरी निगाहें चारों दिशाओं में घूमना चाहती थीं। आंख और शरीर के बीच की आपसी समझ जवाब दे रही थी। वो एक दूसरे को ठीक से समझा नहीं पा रहे थे। मैं उसे पुकारना चाहता था, पर मेरी आवाज भीतर ही भीतर, बहुत भीतर गुड़ुप करके बुलबुले में बदल जा रही थी, और तभी बेहोशी ने मुझे डुबो दिया। मेरी जिंदगी का वो पल ब्लैकआउट में खो गया। पानी की बूंदें मेरे पूरे शरीर से टपकती जा रही थीं। उन बूंदों में कुछ बूंदें मेरी आंखों की भी हों, पर उन आंखों को अपना मित्र प्रशांत कहीं नहीं दिख रहा था। मुझे मेरे घर पर बाहर धूप में खटिया पर पटक दिया गया। नींबू का रस और अचार वगैरह से मुझे होश में लाने की कोशिश की गई, जिसका असर जिह्वा तक सीमित रहा, शरीर तक नहीं पहुंच सका। मैं अगले दिन 10 बजे उठ पाया। उठते ही बिना किसी से कुछ भी पूछे, आत्मग्लानि से भरा, मैं बेतहाशा प्रशांत के घर की तरफ तेजी से भागा। प्रशांत के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया। दरवाजा खुला, पर प्रशांत वहां नहीं था। उसके परिवार वालों ने बताया कि उसे सुबह स्टेशन छोड़कर आए हैं, भागलपुर गया है। यहां पढ़ नहीं पा रहा था। एक अजीब सी जिद पकड़कर रात भर जगाए बैठा था कि 10वीं का बोर्ड भागलपुर से करूंगा और मुझे आज ही जाना है। उसकी दीदी गई है उसके साथ। सही क्या था और गलत क्या, मैं आज तक निर्णय नहीं कर पाया। रिश्तों में हक के साथ फर्ज का होना भी कितना जरूरी है, नहीं तो रिश्ते कागज के छींटे में ही गल जाते हैं। संबंध तभी पनप पाते हैं जब तक वो मुक्त हों, प्रेम हो या दोस्ती। अगर हम एक दूसरे की श्वास नली को अवरुद्ध करेंगे तो वो दम तोड़ देगी। आज भी होली के दिन प्रशांत का ख्याल आता है। जिंदगी में उत्तर न मिलने वाले प्रश्नों में एक प्रश्न टका हुआ अब भी फड़फड़ा रहा है, जिसका जवाब ढूंढने में आज भी डर लगता है। अब मैं बस दुआ करता हूं, एक अंतहीन दुआ। कब लौटा है बहता पानी, बिछड़ा साजन रूठा दोस्त। हमने उसको अपना जाना जब तक हाथ में दामा था। इब्न इंशा।